कैसे करें, बिजनेस में क्या नया कर सकते हैं, क्या पुराने को नया तड़के के साथ दे सकते हैं, जिससे कि इस समय भी हमारा बिजनेस बढ़ सके। ये सब चीजें हमारे दिमाग में आती रहती है। आज का सेशन यही सब सवालों का जवाब देने के लिए बनाया गया है। हमारे साथ आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड से मिस्टर चिराग पटेल हैं, जो कि एवीपी हैं एंड इज अ प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट। आप में से अधिकतर लोगों ने चिराग को पिछले 1 साल में कई बार हमारे प्लेटफॉर्म पे सुना होगा। तो आज जो सेशन है उसमें चिराग जी हमको 3 इम्पोर्टेंट तरीके बताएंगे, जिससे कि इस कोविड समय पे भी हम अपना बिजनेस कर सकें या अपना बिजनेस बढ़ा सकें। तीनों चीजें आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट्स हैं। आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के कंसेप्ट्स को लिंक करके बनाया गया है। तो आज का जो सेशन है उसको आगे बढ़ाते हुए मैं चिराग जी से इनवाइट करूंगा आज के सेशन को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू चिराग। चिराग चिराग आप म्यूट पे शायद, आपकी आवाज नहीं आ रही। जस्ट अ मिनट, पार्टिसिपेंट शायद चिराग के यहाँ पे ऑडियो का कुछ इशू आ रहा है। चिराग आवाज नहीं आ रही आपकी। चिराग इज जस्ट डिस्कनेक्टिंग एंड रिकनेक्टिंग। शायद हुआ वहां से नए हाइट पे पहुंच गया, राइट। कोविड के केसेस तो अभी भी बढ़ रहे हैं, एवरीथिंग इज हैपनिंग। तो आगने वाला बिजनेस, सो मोस्ट ऑफ आवर इन्वेस्टर आर हैप्पी एज ऑफ नाउ, क्योंकि जब मार्केट हाई पे होता है तो इन्वेस्टर होते हैं काफी पास, और पैसा फिक्स डिपॉजिट में जा रहा है। आई थिंक 3 लाख करोड़ हैज वेंट टू द फिक्स डिपॉजिट, राइट। I would like to share some data. I hope you are able to see my slides. Yes. स्लाइड दिख रही, आवाज में थोड़ा सा भी कट रहा है। जस्ट इस वीडियोस के लिए जस्ट अ सेकंड। जस्ट अ सेकंड। आवाज में इको आ रहा है या दोनों हो रहा है। आपको लैपटॉप का मोबाइल और ऑडियो दोनों ऑफ करना पड़ेगा। मैं लैपटॉप बंद ही करता हूं। आपका ये प्रेजेंटेशन का इशू आएगा, वो मैं मोबाइल से शेयर करूंगा। मोबाइल पे दिख रहा है। आपकी आवाज आवाज नहीं आ रहा। प्रेजेंटेशन दिख रहा है। मेरा आवाज नहीं आ रहा क्या? अभी ठीक है, कट कट के आ रहा है। और ओके, बेसिकली प्रॉब्लम है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दिस साइक्लोन देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी एंड वाईफाई इज नॉट वर्किंग, सो I have to rely on mobile data only. So basically, there is 3 ways to multiply the MF business. So मैं ज्यादा समय मार्केट आउटलुक पे नहीं लूंगा। सी जैसे ही कोविड हुआ, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट नीचे गए, स्टिमुलस दिए, और आज वापस आप देखिए कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने भी शुरू हुए। इन एंटीसिपेशन के सारे देश है वो वापस इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू करेगी, क्योंकि हर जगह पे ग्रोथ वापस आ रही है। मतलब में जो आईसीयू जैसी हालत थी, आईसीयू से निकल के ग्लोबल इकोनॉमी जनरल वार्ड में जा सके, वैसा चांसेस है। और उस एंटीसिपेशन में वापस ग्लोबल इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हो गए। इंडिया के जीडीपी में बहुत बड़ा फॉल आया बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, और वहां से जीडीपी बढ़ भी रही है। मगर ये जीडीपी के डेटा है वो बहुत डिले के साथ आते हैं।
और क्योंकि अभी जो हम जीडीपी का डेटा यूज कर रहे हैं वो दिसंबर का है, मार्च का जो डेटा है वो 31 मई को आएगा, राइट। तो आज मैं 5 महीना लेट डेटा यूज करता हूँ क्योंकि जीडीपी के डेटा बहुत लेट से आते हैं। उसके लिए कुछ हम प्रोजेक्शन यूज करते हैं, जैसे कि आईएमएफ का प्रोजेक्शन है इंडिया की जीडीपी 12.5% से ग्रो करेगी। दूसरी एजेंसी जो है उसका जो है वो 12.6% का है प्रोजेक्शन। सो एवरीवन एक्सपेक्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन पेंट अप डिमांड आएगी और जीडीपी आपकी अच्छे से ग्रो करेगी। दिस आर रियल जीडीपी, नॉट नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी तो इससे भी ज्यादा होगी। मगर जीडीपी का आपको अंदाजा लगाना हो तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई देखिए, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी डेटा है। तो इफ यू सी एवरीवेयर देयर इज अ शार्प इंप्रूवमेंट। और कुछ कुछ डेटा जैसे कि अक्टूबर महीने के डेटा मैन्युफैक्चरिंग के ऑल टाइम हाई पे थे, राइट। उसके बाद भी कंटिन्यूस वो प्री कोविड लेवल से ऊपर ही है। देखो प्री कोविड लेवल इज 51.8 और आज वो डेटा 55.4 मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और इवन सर्विसेज पीएमआई। मतलब ये सारी जगह पे इंप्रूवमेंट है। और सबसे बेहतर डेटा है वो जीएसटी का डेटा। प्री कोविड में अप्रैल में जो जीएसटी कलेक्शन फॉल हुआ था वो जनवरी में ऑल टाइम हाई हुआ, मार्च में ऑल टाइम हाई हुआ, और अप्रैल का जो अभी डेटा आया मतलब में थर्ड सीरीज, राइट, तो आप देखोगे दैट इज 1,42,000 करोड़। तो जीएसटी कलेक्शन इतना ज्यादा बड़ा है, उसका मतलब है आपका जीडीपी का डेटा बहुत बेहतर आने वाला है, राइट। सो इफ योर जीडीपी विल ग्रो द इकोनॉमी, इट मींस दैट इकोनॉमी इज ग्रोइंग, साथ में मार्केट भी ग्रो हो चुका है। तो आपको अगर देखना है इकोनॉमी और मार्केट का क्या कोरिलेशन है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट वहीं पे जाता है जहां पे इकोनॉमी ले जाती है उसको। मगर कभी कभी मार्केट इकोनॉमी से आगे होता है, कभी कभी मार्केट इकोनॉमी से पीछे होता है। तो आज क्या हालत है, तो जैसे कि आज हमको देखना है कि इकोनॉमी, मार्केट और इकोनॉमी कौन से स्टेट में है, राइट। तो पहला मार्केट का देखते हैं। सो इफ यू सी तो 4 जोन में मार्केट होता है। एक लो पी होता है, एक हाई पी होता है, एक लो अर्निंग होती है, हाई अर्निंग होती है। तो मैंने राइट एक्सिस पे अर्निंग है, वर्टिकल एक्सिस पे, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपका पी है। तो अगर आप पी वाइज देखोगे तो डीप वैल्यू मार्केट कब होता है, जब पी लो होते हैं और अर्निंग भी कम होती है। दूसरा, जब अर्निंग ज्यादा होती है मगर वैल्यूएशन कम है तो उसको वैल्यू जोन बोलते हैं। आज हम ग्रोथ जोन में है, राइट, क्योंकि आपके पी थोड़े हाई है और अर्निंग कम है। हालांकि अर्निंग इंप्रूव होनी शुरू हुई है इस क्वार्टर से। तो मार्केट ग्रोथ फेज में है, विच इज थर्ड फेज। और आप इकोनॉमी देखोगे तो इकोनॉमी भी 4 जोन में डिवाइड होती है। एक तो लो ग्रोथ और हाई ग्रोथ विच इज ऑन हॉरिजॉन्टल, एंड लो इंटरेस्ट रेट एंड हाई इंटरेस्ट रेट विच इज ऑन वर्टिकल एक्सिस। सो इफ यू कैन सी दैट टुडे द ग्रोथ इज हाई, क्योंकि आपके जीडीपी जीएसटी के डेटा है वो ऊपर आ रहे हैं, आपके मैन्युफैक्चरिंग सर्विस पीएमआई के डेटा बहुत ऑल टाइम हाई लेवल पे आ रहे हैं। उसका मतलब है इकोनॉमी ग्रोइंग ट्रेंड में है और इंटरेस्ट रेट लो है। तो अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन करूं तो वी आर इनटू अ बूमिंग इकोनॉमी राइट नाउ, राइट। तो अगर मैं मार्केट और इकोनॉमी दोनों का मैट्रिक्स दिखाऊं तो देखो मार्केट भी ग्रोइंग स्टेज में है और इकोनॉमी भी ग्रोथ बूमिंग स्टेज में है। तो दोनों 3-3 पे है। तो पैसा बनाने के लिए पहले तो ये नंबर 1-1, 2-2 ऐसे नीचे के सीक्वेंस में होने चाहिए और असेंडिंग सीरीज में होने चाहिए। तो अभी भी ये 3-3 पे, और ये बूमिंग फेज सबसे लंबा होता है, सबसे बड़ा होता है, राइट। इकोनॉमिक बूम आर द लॉन्गेस्ट पीरियड। तो ये 3 नंबर में हम ज्यादा टाइम तक इकोनॉमी रह सकती है, और इकोनॉमी लंबे टाइम तक रहेगी तो मार्केट भी ग्रोइंग रह सकता है। मगर ये सीक्वेंस जैसे असेंडिंग ऑर्डर में बनती है, ये अच्छा है। मतलब में मार्केट डीप वैल्यू हो और इकोनॉमी बूम पे हो तो बहुत अच्छा मार्केट है, राइट, क्योंकि मार्केट आपका बहुत सस्ता और इकोनॉमी बूमिंग है, राइट। ऐसा जनरली बहुत कम टाइम के लिए मिलता है। तो वी आर इनटू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन जहां पे मार्केट भी और इकोनॉमी भी बूमिंग है, राइट। सो दैट इज व्हाट इज द करंट सिचुएशन। तो हमारा जो इक्विटी वैल्यूएशन इंडेक्स है, क्योंकि मार्केट भी इकोनॉमी को एंटीसिपेट करके बहुत आगे बहुत बढ़ गया है, तो वी आर इनटू दिस इन बिटवीन, समवेयर इन बिटवीन, जहां पे पी हम देखे, मार्केट का पीबी देखे, मार्केट कैप टू जीडीपी देखे, इंटरेस्ट रेट देखे, ये सारी चीजें को कंबाइन करें तो वी आर समवेयर क्लोज टू बिटवीन दिस येलो एंड ऑरेंज जोन, राइट। ऐसे टाइम पे जब इंटरेस्ट रेट कम हो, इक्विटी भी बढ़ गया हो तो, और इन्वेस्टर के पास पैसा हो, और एज आई एम टेलिंग यू 15 लाख करोड़ जैसे पैसा फिक्स डिपॉजिट में गया है, ये पैसों को इक्विटी में कैसे लेना चाहिए, विच इज एन इजी स्किल। एज ऑफ नाउ इट इज वेरी इजी टू अप्रोच क्लाइंट को अप्रोच करना बहुत आसान है, क्योंकि पिछले रिटर्न अच्छे, आप किसी भी स्कीम में पैसा लगाए हो, योर पास रिटर्न आर
गुड। मगर क्लाइंट के पास नया पैसा है जिसपे क्लाइंट को फिक्स डिपॉजिट के ऊपर का कोई रिटर्न चाहिए और सेफ्टी भी चाहिए, राइट? ये दोनों चाहिए और ये बहुत बड़ा पैसा है। उस पैसों को हम कैसे ला सकते हैं मार्केट में? तो थोड़ा हम कौन रिस्क की भी बात करें, सारी अच्छी बात करी है कि क्रूड ऑयल है जो पार्टी स्पॉइल कर सकता है, इक्विटी मार्केट की तेजी है उस पर ब्रेक लगा सकता है। कि क्रूड ऑयल $70 के आसपास पहुंच गया है और मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं कि जब भी क्रूड 70, 80 और 80 के ऊपर जाता है हमारी इकोनॉमिक इंडिकेटर खराब हो जाए, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, कोर सीपीआई, रेपो रेट बढ़ने शुरू होते, इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू होते। तो आप हिस्टोरिकल डेटा देखो, ये सारे जो डेटा है जब क्रूड 20 से 40 में रेंज में होता है तो ग्रीन और येलो जोन में होता है, जैसे 80 के ऊपर जाना शुरू होता है वो रेड जोन में चले जाते हैं। तो आपकी इकोनॉमी की रफ्तार पे ये ब्रेक लगा सकते हैं और इकोनॉमी की रफ्तार पे ब्रेक लगाएंगे तो मार्केट पे भी ब्रेक लगा सकते हैं। इसीलिए आज जो क्लाइंट का पैसा है वो कहाँ पे लेना चाहिए जिससे क्लाइंट को एक अच्छा रिटर्न भी मिले और वो फिक्स डिपॉजिट और ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट छोड़ के म्यूचुअल फंड में आए, और ये बहुत बड़ा मार्केट है, राइट? तो कोविड वर्सेस क्रूड, विच इज द बिगर रिस्क टुडे? मुझे कोई पूछता है कोविड बड़ा रिस्क है या क्रूड बड़ा रिस्क है, राइट? तो मैं आपको एक डेटा दिखाऊंगा कि लोग बढ़ते, कोविड के केस बढ़ते, वैसे मार्केट खराब जाता है, नीचे जाएगा। मगर आप देखो मार्च 20 को कोविड का कोई केस नहीं था, मतलब 23 मार्च को तो सिर्फ 200 जितने केस थे और मार्केट 40% करेक्ट हुआ था। तो केस कम थे, मार्केट करेक्ट हो रहा था। फिर केसेस बढ़ने लगे, राइट? सितंबर तक केसेस बहुत बढ़े। इफ यू सी, ये ग्राफ डार्क ऑरेंज है, वो बढ़ रहा है और मार्केट बढ़े ही जा रहा था। उसके बाद केसेस स्टेगनेंट हो गए, बढ़ने की रफ्तार कम हो गई केसेस की, फिर भी मार्केट बढ़े ही जा रहा था। और लास्ट 2 महीने में मार्केट के केस, कोविड के केस सितंबर से 5 गुना बढ़े, फिर भी मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन नहीं है। और इवन अभी पिछले आप 2-3 दिनों में देखो तो मार्केट बढ़ा ही है। सो इफ यू सी, कोविड और मार्केट का कोई कोरिलेशन नहीं है, राइट? कोरिलेशन किसना है? बिकॉज ऑफ कोविड वी गॉट लिक्विडिटी, वी गॉट स्टिमुलस, वर्ल्ड गॉट लिक्विडिटी, वर्ल्ड गॉट स्टिमुलस, एंड बिकॉज ऑफ दैट द मार्केट इज कंटिन्यूअसली मूविंग अप। सो जब तक लिक्विडिटी रहेगा तो शॉर्ट टर्म में मार्केट लिक्विडिटी पे चलता है, लॉन्ग टर्म में मार्केट फंडामेंटल पे, कंपनी के अर्निंग पे चलता है, राइट? और बिकॉज ऑफ स्टिमुलस द कंपनी के अर्निंग जैसे कि इस क्वार्टर में बहुत अच्छे आए हैं। द ओनली वरी इज मार्केट वैल्यूएशन हैज गॉन अप, और क्रूड जो है वो 70 के आसपास पहुंच गया है, वो 80, 90, 100 चला जाता है तो वो इकोनॉमी की रफ्तार पे ब्रेक लगा सकता है। सो दैट आर द वरी, राइट? सो व्हाट इज द रिकमेंडेशन टुडे? गेट वैक्सीनेटेड फर्स्ट, राइट? वैक्सीन लीजिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए और 6 फुट की दूरी रखिए। ये अपनी हेल्थ के लिए जरूरी है। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, है ना? सारे प्रिकॉशन अभी भी लेने और वैक्सीनेट होना है। और पोर्टफोलियो को वैक्सीनेशन करना है तो आपको असेट एलोकेशन मेंटेन करने हैं आज के दिन में। आज के दिन में असेट एलोकेशन और भी इंपॉर्टेंट हो गया है, मैं बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है। और गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कीजिए। जैसे आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करोगे, सॉल्यूशन बेस्ड इन्वेस्टिंग करोगे, उससे क्या होता है, क्लाइंट की एंजाइटी कम हो जाती है मार्केट फ्लक्चुएशन से, क्योंकि वो पोर्टफोलियो की वैल्यू नहीं देखता, उसको अपने गोल पे फोकस होता है, राइट? सो फॉर हेल्थ, वैक्सीनेट योरसेल्फ, फॉर पोर्टफोलियो मेंटेन, वी हैव टू डू दिस टू थिंग, एसेट एलोकेशन एंड गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। अब ये तो बात है कि ये करना क्यों जरूरी है। जैसे कि कितना भी बड़ा तेजी हो उसमें करेक्शन आते हैं। जैसे कि 2004 से 2007 में जो तेजी आई थी वो सबसे बड़ी तेजी थी मार्केट की। तब भी मार्केट में 14 करेक्शन आए थे, 5% से लेके 38% वाले। मतलब कोविड जैसे तो 2 करेक्शन आए थे इस फेज में। ऐसे फेज में भी आपको क्लाइंट को इक्विटी में बनाए रखना हो, उसको अच्छे रिटर्न देने हो, तो हमें क्या करना चाहिए, राइट? तो उसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर 100% डेट में पैसा डालोगे तो रिस्क कम हो जाएगा मगर रिटर्न कम हो जाएंगे। 100% इक्विटी में पैसा लगाओगे तो रिटर्न कम बढ़ेगा मगर रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ा देगा वो। तो एक ऐसा पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं एफिशिएंट पोर्टफोलियो, जहां पे इक्विटी ऐड करने के बाद भी आपका रिस्क है वो कम होता है और रिटर्न बढ़ता है। फिर उससे आगे आप अगर इक्विटी ऐड करते जाते हो तो रिस्क ज्यादा बढ़ता है, रिटर्न कम अनुपात में बढ़ता है। तो एक मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो जिसकी थियरी हैरी मैक्रोवेट्स ने दी थी कि इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन बोलिए, इसको बोलते हैं मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, व्हिच गिव यू the best possible return at a given level of risk. And that's why it is very important to combine 2 assets or sometimes 3 assets also, which is
which may be equity debt, and third could be gold, right? तो जितना आप asset allocation maintain रखोगे उतना आपका वॉलेटिलिटी कम रहेगा, ड्रॉडाउन मतलब फॉल कम आएगा और क्लाइंट आपके साथ बना रहेगा, राइट? एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन एसेट एलोकेशन। तो एक एग्जांपल में देखूं कि पिछला जो एक साल था वो 2020 की मैच जैसा था या वनडे की मैच जैसा था। अभी का आने वाला जो 3 से 5 साल है ये टेस्ट मैच है, राइट? और टेस्ट मैच इज अ गेम ऑफ टेम्परामेंट, है ना? अभी इतने तेजी से रिटर्न बनेंगे? द आंसर इज नो, जो जितने पिछले एक साल में बने। अब मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगा, फ्लक्चुएशन आएंगे, वॉलेटिलिटी होगी, डायरेक्शन अपवर्ड ओरिएंटेड रहेगा बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन। हाँ, जैसे कि मैंने बताया जो रिस्क है दैट रिस्क कैन स्टॉप पुट सम स्पीड ब्रेकर इन दिस जर्नी, बट द जर्नी विल बी इनटू द डायरेक्शन व्हिच इज डिक्टेटेड बाय द डेमोग्राफिक ऑफ द इकोनॉमी, राइट? तो जैसे कि मैं बोला जब पिच कंडीशन क्रिटिकल होती है और ओपोनेंट स्ट्रांग होता है। अब पिच कंडीशन को आप समझ लो इकोनॉमी है और ओपोनेंट को समझ लो मार्केट वैल्यूएशन है। ये दोनों अगर स्ट्रांग है तो आपको डिसिप्लिन क्रिकेट खेलना है, आपको लूज वेट बॉल का वेट करना है और आपको पिच पे खड़े रहना है। दिस इज जस्ट द टेम्परामेंट व्हिच इज रिक्वायर्ड इन द टेस्ट मैच। तो आपको ये सब चीजें करने की जरूरत है। अगर आप ये चीज नहीं करते तो मैं कुछ गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टिंग की बात करूंगा। अगर ये गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टिंग आप फॉलो करोगे तो आपको इन्वेस्टर को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये रूल है क्या? जैसे कि आपको इकोनॉमी के बारे में पता नहीं है कि इकोनॉमी कैसे पैन आउट होगी, कोविड की वजह से, क्रूड की वजह से, ग्लोबल अनसर्टेनिटी क्या रहेगी, और मार्केट के बारे में भी ज्यादा अंदाजा नहीं क्योंकि वैल्यूएशन हाई है। तो दोनों के बारे में आपको क्लैरिटी नहीं है, मतलब पिच कंडीशन के बारे में भी पता नहीं है और ओपोनेंट सामने वाले टीम के बारे में भी आपको पता है, तो आपको डर लगेगा। और ये डर है वो सबसे डेंजरस चीज है, राइट? तो कुछ लोग बोलते हैं मैं बहुत गट्सी हूँ। देखो, करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, इट हेल्प्स यू टू ओवरकम द फियर, राइट? तो आपके पास करेज है उसका मतलब ये नहीं है कि कोई मार्केट में रिस्क नहीं है, बस वो आपको ओवरकम करने की हिम्मत देता है, राइट? तो जब फियर ज्यादा हो और आपको दोनों चीजें के बारे में पता नहीं हो तो आपको क्या करना है? यू हैव टू मेंटेन एसेट एलोकेशन, नंबर 1। तो आपको एसेट एलोकेशन मेंटेन करने की ज्यादा जरूरत है। नंबर 2, दूसरा ऑप्शन, आपको इकोनॉमी के बारे में पता हो कि भाई इकोनॉमी तो अच्छा करेगी मगर मार्केट वैल्यूएशन आपको नहीं समझ में आ रहा है, यार ये महंगे हैं, राइट? मतलब पिच कंडीशन आपको ठीक लग रही है मगर ओपोनेंट के बारे में आपको पता नहीं है कि ओपोनेंट कौन सा है ना, एकदम स्ट्रांग है, मतलब ऑस्ट्रेलिया टाइप है, तो वो ना एंजाइटी क्रिएट करता है। रात को नींद नहीं आती जब ऐसी टीम से सामने खेलना हो। एंजाइटी से क्या होता है? नो अमाउंट ऑफ एंजाइटी कैन चेंज द फ्यूचर। एंजाइटी से कभी उत्सुकता जिसको बोलते हैं ना, फ्यूचर चेंज नहीं होता, ठीक है? नो अमाउंट ऑफ रिग्रेट कैन चेंज द पास्ट। रिग्रेट से पास्ट भी चेंज नहीं होता, राइट? तो ना आप फ्यूचर चेंज कर सकते हो ना आप पास्ट चेंज कर। जैसे कि आपने लास्ट ईयर पैसा नहीं डाल पाए तो आप चेंज कर सकते हो? नहीं। आने वाला टाइम कैसे चलने वाला है मार्केट इकोनॉमी आपको पता है? नहीं। तो आपको जब ये पता ही नहीं है तो यू कैन चेंज एनीथिंग। और जब आप एंजाइटी होती है तो एंजाइटी से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? यू हैव टू मेंटेन एसेट एलोकेशन, राइट? अब तीसरी कॉम्बिनेशन हम दिखाते हैं, इफ यू आर श्योर ऑन मार्केट एंड नॉट ऑन इकोनॉमी। ओपोनेंट के बारे में आपको पता है मगर पिच कंडीशन कैसी है वो नहीं पता। लास्ट ईयर ऐसा ही था, मार्च में वैल्यूएशन सस्ते थे, मतलब ओपोनेंट ना बांग्लादेश टाइप था या एकदम जिम्बाब्वे टाइप था, राइट? मगर आपको इकोनॉमी के बारे में, पिच के बारे में पता नहीं था, है ना? कैरेबियन पिच है तो उस पे आपको पता नहीं था कितना बाउंस होगा। इट विल क्रिएट डाउट्स। लास्ट ईयर लोगों को ये था मार्केट सस्ता हो गया था मगर इकोनॉमी का क्या हाल होगा, उस चक्कर में लोगों को बहुत डाउट हुए। लोगों ने कोरोना के साथ इकोनॉमी को कोरिलेट कर दिया और पैसा ही नहीं लगाए क्योंकि डाउट के साथ क्या दिक्कत है? डाउट किल्स मोर ड्रीम देन फेलियर एवर, है ना? डाउट की वजह से हम इनएक्शन करते हैं और इनएक्शन की वजह से कोई रिजल्ट आना ही नहीं। हमेशा एक चीज याद रखें, नॉट टू टेक एनी डिसीजन इटसेल्फ इज अ डिसीजन, राइट? तो डाउट किल्स मोर ड्रीम देन फेलियर एवर। मतलब में आपने लास्ट टाइम अप्रैल में पैसा लगाया हो तो मई में थोड़ा बहुत करेक्शन आया था तो आपको लगेगा कि यार ये तो करेक्शन आया मगर आज पैसा बना है, राइट? तो डाउट की वजह से ये दिक्कत होती है और इससे बचना हो तो आपको क्या करना चाहिए? यू हैव टू मेंटेन अ सर्टेन लोकेशन। तो तीसरा चीज। चौथा चीज, आपको दोनों चीज बराबर पता है,
का ही पता है और मार्केट भी पता है। अब ये करता है ओवर कॉन्फिडेंस क्रिएट, और ओवर कॉन्फिडेंस इतने बड़े बड़े धुरंधरों को हराया है ओवर कॉन्फिडेंस ने। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा। ड्यूरिंग रेन्स, rising water level makes the duck feel it is because of its paddling skills. Similarly, in bull market, probably most of our investment returns are due to our luck, and we may take excessive risk considering it is due to our skill. मतलब जब बारिश होती है तो पानी का लेवल ऊपर आता है तो बतख ऑटोमेटिक ऊपर आ जाती है तैरनी, तो उसको ऐसा लगता है ये उसकी पैडलिंग स्किल की वजह से ऊपर आ रहा है। तो लास्ट ईयर अगर किसी ने पैसा लगाया हो, काफी लोगों ने स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा लगाया, तो सबको ऐसा लग रहा है कि वो जो रिटर्न आए हैं उसकी स्किल की वजह से आ रहे हैं, मगर आप देखो टॉम डिक हैरी सबके रिटर्न आए, राइट, क्योंकि सब पूरा मार्केट कैप डबल से ऊपर हो गया है, तो सबका पैसा बन रहा है और सबको ऐसा लग रहा है ये उसकी स्किल की वजह से बन रहा है, मगर इट इज उसमें ना लक का फैक्टर बहुत ज्यादा है। और अब क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये उसकी स्किल है, अब वो एक्सेसिव पैसा लगाएगा, अब तो जो रिटर्न आया वो छोटे पैसों पे आया, अब बड़ा पैसा लगाने का रिस्क लेगा बिकॉज ऑफ दैट ओवर कॉन्फिडेंस। और ये ओवर कॉन्फिडेंस से भी बचना है आपको, तो यू हैव टू मेंटेन एसेट एलोकेशन, राइट। तो कुछ भी हो एसेट एलोकेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और आप देखो 2014 में जितने डीमैट अकाउंट खुले ना, उतने डीमैट अकाउंट सिर्फ जनवरी 2021 में खुले। देखिए यहाँ पे, एंड जहां पे एक्सेसिव होती है वो जगह हमेशा रिस्की होता है, जैसे कि डायरेक्ट इक्विटी। डायरेक्ट इक्विटी आपको तब भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर आप किसी स्टॉक के बारे में 10 पेज भर के लिख सको, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द एरिया ऑफ कॉशन, और एसेट एलोकेशन ही मेंटेन करना है। तो दीज आर द 3 स्ट्रेटजी व्हिच यू कैन यूज: ICICI Prudential Asset Allocator Fund, ICICI Prudential Balance Advantage Fund, and ICICI Prudential Multi Asset Fund. These are the best way to vaccinate your portfolio current time, right? आपके पोर्टफोलियो को वैक्सीनेट करने के लिए इस फंड में पैसा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक एसेट एलोकेशन करता रहता है। एसेट एलोकेटर फंड डेट, इक्विटी और अप टू 25% गोल्ड में कर सकता है, अभी उसमें 5 से 6% गोल्ड है। बैलेंस एडवांटेज फंड इक्विटी और डेट में करता है और आर्बिट्रेज में रखता है, और मल्टी एसेट फंड इक्विटी, डेट और गोल्ड में रखता है पैसा। सो these are the 3 fund where you can still take your clients money if it is a 3 year plus money, जो आज फिक्स डिपॉजिट में जा रहा है। ये 3 फंड में आप चाहे इतना पैसा ले सकते हो, राइट। अगर क्लाइंट के पास एक्सेस पैसा पड़ा हो, if he is having 3 to 5 year investment horizon, any of these 3 fund in this order you can take, and you can make your client, and you can give your client very happy investing experience. तो ये 3 फंड में पैसा लमसम भी लगा सकते हो आज के दिन में, राइट। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देता हूं कि एसेट एलोकेटर फंड कोविड से पहले 34% इक्विटी में था, मतलब बाकी का डेट में था पैसा ऑन एन एवरेज, और जैसे ही कोविड आया उसने 78% इक्विटी कर दिया, जो कोई नहीं लगा पाया उस इस फंड ने लगाया। तो आप इसको अग्रेसिव फंड बोल सकते हो मार्च में, लास्ट मार्च में, और लास्ट मार्च में अग्रेसिव होना बहुत जरूरी था, तो ये अग्रेसिव फंड था। आज वापस 37% इक्विटी पे आ गया है, तो वापस वो प्री कोविड लेवल पे जो इक्विटी लेवल था वहीं पे आ गया है, तो पैसा कमाया और अब सेफ हो गए। तो हम बोलते हैं कि पैसा बनाना जरूरी है, आया हुआ रिटर्न बचाना भी जरूरी है। सारे एसेट एलोकेटर फंड के इन्वेस्टर हो गए, ऑल ऑफ देम आर वेरी हैप्पी इन्वेस्टर, और आज वो पैसा बनाने के लिए नहीं, जो रिटर्न बना हुआ है उसको बचाने पे भी काम कर रहा है, क्योंकि उसका इक्विटी 37 ही है, उसमें 5 से 6% गोल्ड भी है, राइट। सिमिलरली बैलेंस एडवांटेज फंड, उसने भी इक्विटी बढ़ा लिया, ट्राइड एंड टेस्टेड फंड है, राइट। तो दोनों फंड आप यूज कर सकते हो, और आपको थोड़ा अग्रेशन चाहिए इसमें तो आप मल्टी एसेट फंड में पैसा लगा सकते हो। So these are the strategy that you can use to grab this opportunity to take this traditional instrument money which people are parking in banks and other companies. दूसरा एक जो इसमें है कि किसी को SIPs करनी है, राइट। SIP तो मैंने जैसे बोला, गोल बेस्ड जितना इन्वेस्टिंग करोगे उतना आपको फायदा होगा, राइट। जैसे कि फ्रीडम SIP, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट फ्रीडम SIP। ये आपको ये बताती है आपको कितना पैसा मिलेगा 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल बाद। मतलब क्लाइंट की पूरी एंजाइटी खत्म कर देगा जब उसको पता है कि तो उसको कितना पैसा मिलने वाला है, तो वो कभी भी SIP बंद नहीं करेगा। जैसे कि अब तक हमारी इसमें SIP बुक एज एन AMC 80 करोड़ रुपए की है पर मंथ, मतलब सालाना 960 करोड़ रुपए। उसमें पूरे ये पेंडेमिक हो गया है ना, हमने कोविड से पहले ये शुरू किया था, मिनिमम क्लोजर आया है, राइट। इसमें SIP बंद बिल्कुल भी नहीं हुई, ऐसा आप बोल सकते हो। तो
तो बहुत कम एसआईपी बंद हुई। तो एसआईपी लंबी चलती है, और लंबी चलती हुई एसआईपी आपकी रेवेन्यू के लिए भी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि इसमें हम आपको ये बताते हैं कि आपको कितना पैसा मिलेगा। 8 साल में 1 गुना, 10 साल में 1.5 गुना, 12 साल में 2 गुना, 15 साल में 3 गुना, हमने 3 टेन्योर और भी ऐड किए, 20 साल, 25 साल और 30 साल, 5 गुना, 8 गुना, और 25 साल में 8 गुना और 30 साल में 12 गुना। तो अगर आप कोई 20 साल की एसआईपी 10,000 रुपए की करती है, उसको 21 साल में 50,000 की मंथली इनकम मिलनी शुरू हो जाएगी थ्रू एसडब्ल्यूपी। और इसके लिए हमको 8.5% ही रिटर्न चाहिए, इससे ज्यादा रिटर्न भी नहीं चाहिए, राइट। तो इससे ज्यादा बड़ा कॉर्पस भी बन सकता है, और जब तक वो रहेगा तब तक उसको वो पैसा मिलेगा। कौन सी स्कीम में? तो ब्लू चिप, इंडिया अपॉर्चुनिटी, स्मॉल कैप, राइट, ईएसजी, ये सारे फंड में आप एसआईपी शुरू कर सकते हो। उसमें हमने कुछ और स्कीम भी ऐड करी जिसमें टैक्स प्लान है, तो किसी को टैक्स प्लानिंग करना हो वो भी हो जाएगा, राइट। रिटायरमेंट फंड है, तो रिटायरमेंट फंड में भी आप एसआईपी कर सकते हो। सोर्स स्कीम, टारगेट स्कीम आप यहाँ पे देखते हो, वो चूज कर सकते हो, राइट। सो इफ यू कैन सी, दिस इज अ वेरी गुड वे टू डू अ गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। इसमें हम एक और चीज भी देते हैं, सिप प्लस। मतलब में अगर आपकी 10,000 की एसआईपी चल रही हो, जब तक आपकी एसआईपी चलेगी तब तक आपको 10 लाख का टर्म प्लान फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो एक और हुक मिल गया क्लाइंट को एसआईपी कंटिन्यू कराने के लिए, राइट, कि सर आपका टर्म प्लान भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। भले आप टेम्पररी वैल्यू कभी भी डाउन होती है, डाउन है, मगर आपका टर्म प्लान भी चल रहा है, और ये डाउन है वो भी डाउन नहीं रहने वाला। कंपनी ने लिख के दिया हुआ, आपको एक लेटर भेजा हुआ जिसमें ये है कि आपको इतना पैसा इतने साल से मिलेगा। जैसे कि मैंने अभी इसमें एक नया फॉर्म बनाया है जिसमें आप एक साथ 4 एसआईपी भी शुरू कर सकते हो। सो इसमें जो मैंने पहला कुल ट्रायल के लिए खुद का डाला, उसमें मैंने 8 साल की एक एसआईपी की, एक 12 साल की, एक 15 साल की, एक 20 साल की। 8 साल की एसआईपी बैलेंस एडवांटेज फंड में की, 12 साल की एसआईपी मैंने ब्लू चिप में की, 15 साल की मल्टी कैप में, और 20 साल की स्मॉल कैप। अब 8 साल बाद मुझे, अगर मैंने 5,000 की एसआईपी की तो 5,000 मिलने शुरू हो जाएंगे। उससे मेरी बाकी की एसआईपी, कुछ एसआईपी फंड होनी शुरू हो जाएगी। दूसरी मैंने 5,000 की एसआईपी 12 साल की है, उसमें से मुझे 10,000 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे 12 साल बाद। तो 12 साल बाद तो मुझे उतना पैसा मिलेगा कि बाकी की एसआईपी चलाने के लिए मुझे नया पैसा भी नहीं लगाना, उससे ही मेरी एसआईपी चलती रहेगी, राइट। तो यू कैन क्रिएट योर ओन फाइनेंशियल प्लान विद दिस फीचर, राइट। तो क्लाइंट का आप कितने तरीके के फाइनेंशियल प्लान आप खुद बना सकते हो, राइट। सो फ्रीडम एसआईपी इज द बेस्ट वे टू क्रिएट अ वेरी बुक सस्टेनेबल एसआईपी बुक, जहां पे क्लाइंट अपने गोल तक टिका रहेगा और क्लाइंट को हर महीने पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। साथ में ये सिप प्लस है जिसमें फ्री लाइफ कवर मिलता है, उसका भी आप यूज कीजिए। और जो लास्ट फीचर है जहां पे आपको लमसम पैसा लेना है, वो फ्रीडम एसडब्ल्यूपी। नॉर्मल एसडब्ल्यूपी में क्या होता है, हर महीने सेम पैसा मिलता है, इन्फ्लेशन के साथ बढ़ता नहीं, राइट। मगर आपको पता है पब्लिक रिटायर, लोग रिटायर होते हैं, इन्फ्लेशन रिटायर नहीं होती। यहाँ पे आपको क्या करना है कि 4 स्कीम है, बैलेंस एडवांटेज 8 स्कीम है, बैलेंस एडवांटेज, एसेट एलोकेटर, मल्टी एसेट, इक्विटी एंड डेट, रेगुलर सेविंग, रिटायरमेंट फंड, कंजर्वेटिव, रिटायरमेंट अग्रेसिव और इनकम ऑप्टिमाइजर। ये 8 फंडों में आपको लमसम पैसा लगाना है, और आपको हर महीने पैसा मिलता रहेगा 6% के हिसाब से, और हर साल ये पैसा है वो 3, 4 या 5% से बढ़ता जाएगा। अब इसका फायदा क्या है, आप देखो बैलेंस एडवांटेज फंड में किसी ने इंसेप्शन पे 10 लाख रुपए डाले और 5,000 का मंथली पैसा लेना शुरू हुआ, दूसरे महीने, दूसरे साल से वो 5,200 हो गया, आज वो इनकम 8,658 रुपए हो गई है, राइट। मतलब में 10, उसको 9.5% के हिसाब से पैसा मिल रहा है आज, और उसका 10 लाख का वैल्यू कोविड के बाद भी 18 लाख रुपए, और उसको टैक्स कितना लगा, 885 रुपीज ओनली। ये वो भी जब से कैपिटल गेन टैक्स आया तब से, राइट। तो उतना ही टैक्स लगा है। अगर वही मल्टी एसेट फंड में की होती 2002 से, तो 10 लाख का वैल्यू पैसा मिलने के बाद भी, तो 5,000 की एसडब्ल्यूपी है मंथली इनकम, वो आज 10,000 रुपए की से ऊपर की हो गई है। फंड वैल्यू 2 करोड़ से ऊपर, 2.5 करोड़ से ऊपर, आज 5,000 की जगह पे डबल पैसा मंथली मिल रहा है, तो उसकी महंगाई भी बढ़ी है। तो आप देखो उसका मंथली पे आउट भी बढ़ा है, और अब तक उसने 16 लाख रुपए ले लिए, और टैक्स कितना लगा, 5,200 रुपए ओनली। सो किसी ने पिक वैल्यूएशन पे पैसा डाला 2008 में, तो आप देखो 10 लाख रेगुलर सेविंग में डाला, आज कोविड के बाद भी उसका 1 जनवरी को उसका वैल्यू 11 लाख था। मतलब मार्केट के पिक पे भी किसी ने पैसा लगाया हो तो भी उसका वैल्यू देखो 10 लाख से ऊपर था, राइट। और उसको हर साल पैसा बढ़ बढ़ के मिलेगा, दैट इज अनदर एडवांटेज।
अब ये सिंपल एक एग्जांपल देता हूं, कोई नॉर्मल SWP करता है, राइट, मंथली पे आउट, और कोई फ्रीडम SWP करता है, तो आप देखो उसको फंड भी ज्यादा मिला। यहाँ पे आप देख सकते हो बैलेंस इक्विटी एंड डेट, जो चौथा रो है उसमें देखिए, फ्रीडम SWP में उसको 20 लाख रुपए मिले 10 लाख के सामने अब तक, क्योंकि 2099 से था। फिक्स में उसको 17 लाख रुपए ही मिले, क्योंकि उसको फिक्स पैसा था, तो उसका बड़ा नहीं पैसा, इनिशियली उसका ज्यादा मिल रहा था, मगर फिर क्योंकि उसमें फ्रीडम SWP हर साल पैसा बढ़ता रहता है, तो उसको पैसा भी ज्यादा मिला, तो उसको टोटल पे आउट ज्यादा मिला। तो वैल्यू कहाँ पे ज्यादा बनी? अब देखो वैल्यू भी फ्रीडम SWP में ज्यादा बनी, क्योंकि इनिशियल साल में उसने पैसा कम निकाला, बाद तो उसका कंपाउंड ज्यादा हुआ पैसा, राइट। तो ये एडवांटेज है फ्रीडम SWP का। शुरुआत में आप पैसा कम निकालते हो तो आप पीछे से ज्यादा पैसा निकालते हो, और ज्यादा पैसा टोटल निकालने के बाद भी आपका फंड वैल्यू यहाँ पे 88 लाख है, जबकि नॉर्मल SWP 75 लाख होता है। तो नॉर्मल से आगे निकलने की जरूरत है। आई थिंक फ्रीडम SWP इज द बेस्ट वे टू टेक क्लाइंट्स मनी, और वे गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग है। तो दो तरीके के इन्वेस्टर होते हैं, जिसको वेल्थ बनानी है उसके लिए फ्रीडम शिप है, कुछ सालों बाद वेल्थ बन जाएगी, फिर उसको हर महीने पैसा मिलना शुरू होगा। दूसरा, जिसके पास लमसम ऑलरेडी वेल्थ क्रिएटेड है, उसको कैश फ्लो चाहिए इमीडिएटली, तो फ्रीडम SWP, और उसको कुछ सालों बाद चाहिए तो फ्रीडम SWP लाइफस्टाइल पे, मतलब में 6 साल बाद 9 साल बाद अगर आप ऐसा चूज करते हो तो आपको ज्यादा परसेंटेज से पैसा मिलना शुरू होगा। तो इससे अलावा ना कोई तीसरा सेगमेंट ही नहीं है क्लाइंट का। एक, जिसको वेल्थ बनानी है, उसके बाद उसको पैसा चाहिए हर महीने। दूसरा, जिसकी वेल्थ बनी है उसको हर महीने पैसा चाहिए, और पैसा बढ़ता हुआ चाहिए, इसके सिवाय कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और दूसरी, लाइफ कवर चाहिए, वो भी फ्रीडम SIP में मिल रहा है। मान लो इसके सिवाय कोई क्लाइंट की एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर हम इस पे फोकस करेंगे क्लाइंट की नीड पे, तो मार्केट के सवाल कम पूछेगा, फ्लक्चुएशन के सवाल कम पूछेगा, कोरोना के सवाल कम पूछेगा, पॉलिटिक्स के सवाल कम पूछेगा, जियोपॉलिटिकल टेंशन के सवाल पूछ करेगा, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है ना, डेफिनेट आंसर। मगर यहाँ पे आपके पास डेफिनेट आंसर है, इतना पैसा लगाओगे सर इतना मिलेगा, फ्रीडम SIP में, फ्रीडम SWP में इतना मिलेगा, और हर साल बढ़ बढ़ के मिलेगा। अगर हम इतनी शिद्दत से 1 महीने तक करते रहे, एसेट एलोकेटर फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड, फ्रीडम SIP और फ्रीडम SWP, तो मैं बता रहा हूं आपका जो AUM है लीप्स और बाउंड्स में कूदेगा, राइट। फिर एक बारी फिक्स डिपॉजिट के रेट ऊपर चले गए, मान लो अभी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट भी वापस बढ़ेंगे, तो ये भी रेट ऊपर जाना शुरू हो गए, तब इतना आसान नहीं होगा काम करना। आज काम करना बहुत आसान है। इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसका यूज कीजिए। प्रूडेंट के पास बहुत अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उसका मैक्सिमम यूज करिए, ठीक है। क्लाइंट के हालचाल पूछिए, उनसे बात करिए, और उनका फाइनेंशियल प्लान बताइए, राइट। दैट इज व्हाट वन शुड बी डू। SIP कौन सी स्कीम में करनी चाहिए, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, लास्ट ईयर जब हमने बहुत सारे कॉन कॉल किए थे, तो क्योंकि पिछले साल हमारे परफॉर्मेंस उतने अच्छे नहीं थे, मगर अब आप हमारे परफॉर्मेंस देखो, मिड कैप फंड 1 साल का 90% रिटर्न, दिस इज एज ऑन टुडे, मल्टी कैप 67, इंडिया अपॉर्चुनिटी व्हिच कैन बी कंसीडर्ड एज अ फ्लेक्सी कैप फंड 82% रिटर्न, फोकस इक्विटी 62, वैल्यू डिस्कवरी हैज बाउंस बैक लाइक एनीथिंग। आप देखो हर एक साल में उसका रिटर्न देख लीजिए, बहुत अच्छा है। और सब रिटर्न आप देखो 8% से तो ज्यादा ही है, फ्रीडम SIP में ये चल सकते हैं। आर रिटर्न, आर मिड कैप, आर इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, राइट, our blue chip is the most consistent fund, our value discovery has again bounced back with bang, are again in top quartile, उसका आप मैक्सिमम यूज करिए। तो आप ये सारी स्कीमों में, अगर आपको किसी का एसेट एलोकेशन का लमसम डालना हो या फ्रीडम SIP करनी हो, तो आप इसको चूज कर सकते हो। सो वी आर अगेन बैक विद द बैंक इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, एंड जो ऊपर थे लास्ट ईयर वो अब नीचे आ गए हैं, राइट। तो परफॉर्मेंस कैन बी साइक्लिकल, इसलिए मैं बोलता हूँ परफॉर्मेंस पे इतना, हालांकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छे है, बट आई थिंक दैट इज नॉट द वे टू टेक क्लाइंट इन्वेस्टमेंट। क्लाइंट के गोल पे फोकस कीजिए, उसका एसेट एलोकेशन मेंटेन कीजिए। So that is what all I wanted to discuss, and India is the best country to invest in the world as of now also। कोविड के केसेस में स्पाइक आया था, उसका चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबके घर में कुछ ना कुछ दिक्कत आई थी, मेरे फैमिली में भी आई थी, राइट, बट द लाइफ शुड गो ऑन एंड द शो मस्ट शुड गो ऑन, एंड दैट इज वेयर वी शुड बी फोकस्ड। इंडिया का डेमोग्राफिक आज भी स्ट्रांग है, राइट, एंड इट विल रिमेन स्ट्रांग। सो दैट इज what all I wanted to discuss, so thank you।
Thank you very much, and sorry for a slight delay because of technical issue. So that is what all from my side, and now I'll ask. चिराग, Yeah, कुछ क्वेश्चंस थे. अगर if dear participants, अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप Q&A सेक्शन में प्लीज यू कैन पोस्ट द क्वेश्चंस. एक पहला क्वेश्चन था कि फ्रीडम एसडब्ल्यूपी और लाइफ स्टेजेस का जो था उसको एक बार अगर आप दोबारा बता पाए. फ्रीडम एसडब्ल्यूपी एक होता है कि एक दूसरे महीने के बाद ही पैसा चाहिए किसी, राइट? तो उसको 6% के हिसाब से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, और ये पैसा है वो हर साल 3%, 4%, 5% से बढ़ता जाएगा. तो किसी को ना नेक्स्ट मंथ से पैसा चाहिए. लाइफ स्टेज क्या है कि आपको अभी पैसा नहीं चाहिए, 6 साल बाद पैसा चाहिए. जैसे कि कोई 55 एज का है, 60 पे रिटायर होने वाला, तो उसको कितना पैसा मिलेगा 6 साल बाद? तो उसको 9% के हिसाब से पैसा मिलेगा, राइट? सो इट विल इंक्रीज. तो उसको लाइफ स्टाइल, किसी को मतलब उसको बोलते हैं डिफर्ड एन्युइटी. लाइफस्टाइल पैक इज नथिंग बट डिफर्ड एन्युइटी. किसी को 9 साल बाद पैसा चाहिए तो उसको 12% के हिसाब से पैसा मिलेगा. इन्वेस्टमेंट अमाउंट मतलब 10 लाख डाले हैं तो 12% हुए उसके 1,20,000, राइट? तो उसके हिसाब से उसको हर महीने पैसा मिलेगा, तो विच वुड बी हायर रेट. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लाइफस्टाइल पैक एंड नॉर्मल फ्रीडम एसडब्ल्यू. एक और क्वेश्चन था जो एसडब्ल्यूपी में हम कह रहे थे कि हर साल इन्फ्लेशन के हिसाब से आपका पे आउट इंक्रीज होता जाएगा, जैसा आपने एक एग्जांपल के साथ भी बताया था. सो वो परसेंटेज का डिसीजन इन्वेस्टर के हाथ में रहेगा या फिर आईसीआईसीआई एक प्री डिसाइडेड अमाउंट बढ़ाएगा? तो जैसे कि अगर आपने 10 लाख रुपए डाले हो, ठीक है, और आपने फ्रीडम एसडब्ल्यूपी लगा दिया, तो आपको 5,000 रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे 6% के हिसाब से, राइट? अगर आपको ज्यादा चाहिए पहले, तो अगर हम रेकमेंड करेंगे उसी रेट से. तो अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो आपको फॉर्म में 10 लाख की जगह पे 12 लाख लिख देना, नथिंग एल्स. यू डोंट हैव टू चेंज द इन्वेस्टमेंट अमाउंट. उसके लिए हमने कैलकुलेटर भी बनाया, तो आपको कैलकुलेटर भी दे देंगे, हम फॉरवर्ड कर देंगे. दूसरा, आपको हर साल कितने रेट से ज्यादा पैसा चाहिए, तो हमने 3 ऑप्शन दिए, 3%, 4% और 5%, राइट? Whichever rate you will choose, the monthly payout will increase every year with that rate, right? So this is how it has to be done. Okay. एक और क्वेश्चन था कि मल्टी एसेट में भी गोल्ड है और आपने एसेट एलोकेशन फंड में भी गोल्ड का एलोकेशन बताया था, दोनों में फर्क क्या रहेगा? देखो, मल्टी एसेट 65% से नीचे इक्विटी में नहीं जा सकता, मिनिमम 65 रह सकता है. एसेट एलोकेटर फंड 0% तक इक्विटी में जा सकता है, राइट? तो उनकी इक्विटी रेंज बहुत अलग है. एसेट एलोकेशन 0 to 100 इक्विटी जा सकता है, 0 to 100 डेट जा सकता है, और 0 to 25 गोल्ड जा सकता है, राइट? मल्टी एसेट फंड है वो 65% से नीचे इक्विटी में कभी नहीं जा सकता, राइट? सो दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस. और उसमें मैक्सिमम गोल्ड आपका रह सकता है 20%, उससे ज्यादा नहीं रह सकता. तो इक्विटी रेंज में दोनों में बहुत बड़ा फर्क है. तो इसलिए मल्टी एसेट एलोकेटर से ज्यादा अग्रेसिव है. तो कंजर्वेटिव क्लाइंट हो जो रिटर्न बहुत फ्रीक्वेंटली देखता है, उसके लिए एसेट एलोकेटर अच्छा है, राइट? एक और क्वेश्चन था कि आज जो कोविड की सिचुएशन है उसमें काफी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो इमोशनली डिसीजन ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने को लेकर, और बहुत सारे लोगों का कहना है कि कोविड का समय लंबा खींचेगा, शायद रिस्क भी कम, बिकॉज ऑफ द इमोशनल माइंडसेट शायद रिस्क भी कम लेना चाहेंगे. तो इस समय जो लमसम पैसा आ रहा है उस पैसे का हम क्या कर सकते हैं उन इन्वेस्टर के लिए जो इस समय कोविड को लेकर कंसर्न है, या फिर इमोशनली पूरा इक्विटी में डालना? तो अगर जैसे कोविड का कंसर्न है, वो सबको है, मुझे भी है और होना भी चाहिए, राइट? और मार्केट भी बढ़ गया है, तो वो भी कंसर्न हो सकता है साथ में कि मार्केट करेक्ट होगा तो क्या होगा. तो मार्केट करेक्ट होगा तो उसको पैसा लगाना पड़ेगा. और अब आप देखो, एसेट एलोकेटर फंड में, बैलेंस एडवांटेज फंड में अगर हमारा इक्विटी लेवल 37-38 है, मतलब में बाकी का पैसा डेट में है या गोल्ड में है थोड़ा बहुत, तो जब मार्केट गिरेगा तो वो पैसा हम लगाएंगे, राइट? तो पहले तो फॉल कम आएगा अगर गिरता है तो, राइट? और जब फॉल आएगा तो मेरे पास लगाने के लिए पैसा है, जो एक बार ही हमने ऑलरेडी ये करके दिखाया है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड, राइट? तो
अगर क्लाइंट का ये थॉट है तो असेट एलोकेटर, बैलेंस एडवांटेज और सुटेबल प्रोडक्ट हो जाते हैं। इसीलिए मैं बोला आज के टाइम में मोस्ट सुटेड प्रोडक्ट इफ यू मैच क्लाइंट साइकी एंड इफ यू मैच द इन्वेस्टमेंट प्रूडेंस, तो जो कॉम्बिनेशन बन के आता है वो असेट एलोकेटर, बैलेंस एडवांटेज जैसे फंड आता है। अगर क्लाइंट का यही कंसर्न है तो ये असेट एलोकेशन प्रोडक्ट और भी अच्छे प्रपोजिशन हो जाते हैं आपका बिजनेस स्केल बढ़ाने का और क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस बढ़ाने का। राइट। एक और क्वेश्चन था लोगों का कि हमने फ्रीडम एसआईपी में इंश्योरेंस की बात करी थी, तो उसके थोड़ा सा डिटेल इंश्योरेंस वाले पॉइंट ऑफ फ्रीडम एसआईपी में आप एक हम और फीचर है हमारा फ्रीडम सिप प्लस करके, तो ये ऑप्शनल फीचर है। तो आप जब फ्रीडम एसआईपी रजिस्टर करते हो तो आपको ये ऑप्शन चूज करना होता है। जैसे ही ऑप्शन चूज करोगे आपको टर्म प्लान फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, राइट। अब ये किसको मिलेगा? तो जिसकी एज 18 साल के ऊपर है उसको। कब तक मिलेगा? 51 साल के अंदर का कोई भी बंदा सिप प्लस ले सकता है, राइट। तो उसको सिप प्लस मिलता रहेगा। तो जैसे कि किसी की 30 साल है तो उसको स्लिप प्लस पे टिक कर दिया और उसने 20,000 का एसआईपी किया तो 20 लाख का टर्म प्लान फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो 3 साल के बाद जैसे ही 3 साल खत्म होगा उसका इंश्योरेंस अमाउंट 20 लाख हो जाएगा और वो 55 साल तक उसका कंटिन्यू। एंड एज आई हैव टोल्ड यू इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई एक काना पैसा हम नहीं लेते। अगर आप सिप प्लस चूज करते हो या सिप प्लस चूज नहीं करते, दोनों केस में एनएवी सेम रहेगी। इसका जो कॉस्ट है वो हमारी कंपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बेयर करती है। होप आई एम क्लियर। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हम लोगों ने पिछले 1-1.25 साल से कोविड से जूझ रहे हैं और पिछले कुछ समय में कोविड की स्थिति और बढ़ी है, तो मार्केट लेकिन कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है। तो क्या कारण है मार्केट का इस लेवल पे रहने का, मेंटेन करने का, जब हम सामने से कोविड जैसी परिस्थिति होती हुई नजर आ रही है? देखो, मैंने एक पीपीटी में डेटा दिखाया था, कोविड का और मार्केट का कोई कोरिलेशन ही नहीं है। केस नहीं थे तो मार्केट 40% डाउन, केस बढ़े तो मार्केट बढ़ा, केस और बढ़े तो मार्केट सितंबर के बाद मार्केट केस स्टेगनेंट हुए तो मार्केट बढ़ा, केस सितंबर से 5 गुना हो गए, मार्केट में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो एक सिंपल है, शॉर्ट टर्म में मार्केट लिक्विडिटी से चलता है, कोविड की वजह से स्टिमुलस मिल गए। लॉन्ग टर्म में मार्केट फंडामेंटल और कॉर्पोरेट अर्निंग पे चलता है। तो शॉर्ट टर्म में अभी लिक्विडिटी है इसलिए मार्केट चल रहा है। लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी के अर्निंग बढ़ते जाएंगे तो मार्केट को बढ़ना ही है, राइट। तो सी डू नॉट कोरिलेट योर इन्वेस्टमेंट विद कोविड। अब तक जिसने कोविड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया उसको इन्वेस्टमेंट फेलियर ही मिला है। जिसने वैल्यूएशन को देख के किया है उसको फायदा हुआ है, राइट। तो हमेशा ये याद रखिए कि शॉर्ट टर्म में मार्केट लिक्विडिटी से चलता है, लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल से चलता है। लिक्विडिटी पॉजिटिव है तो अभी मार्केट अच्छा चल रहा है। अगर लिक्विडिटी क्रंच आती है तो मार्केट में करेक्शन आ सकता है, मगर ये सारे करेक्शन इंडिया जैसे मार्केट में बाइंग करने का बहुत अच्छा मौका होगा। करेक्शन कब आएगा वो कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता। इसीलिए हम बोलते हैं असेट एलोकेटर फंड में, बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो मेरे प्रेजेंटेशन में भी वो स्लाइड डाली थी, रिलेशन बिटवीन कोविड नंबर एंड। तो अगर कोरिलेशन आप देखोगे ना 9.94% कोरिलेशन है। जितने कोविड के केस बढ़े हैं उतना मार्केट बढ़ा है। अब आप क्या करोगे? जितने कोविड के केस बढ़े हैं उतना मार्केट बढ़ता ही गया है। एंड क्लोज कोरिलेशन ऑफ 0.94%, मतलब एक 100% को पूरा कोरिलेशन बोलूंगा तो कोविड के केस बढ़ने से अब तक तो मार्केट ने ऐसा बताया मार्केट बढ़ता है, मगर इसको बोलते हैं स्पूरियस कोरिलेशन। स्पूरियस कोरिलेशन मतलब में ऐसा कोरिलेशन जिसमें तीसरा फैक्टर काम कर रहा है, इसको इसके साथ कुछ लेना देना नहीं, और ये तीसरा फैक्टर है लिक्विडिटी, राइट। सो द थर्ड फैक्टर विच इज वर्किंग राइट नाउ विच इज लिक्विडिटी। जब लिक्विडिटी क्रंच आएगी तो मार्केट में करेक्शन आ सकता है, मगर लॉन्ग रन में मार्केट फंडामेंटल पे चलता है। इंडिया का फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, ऐसे कोई भी करेक्शन बाइंग का बहुत अच्छा मौका होगा, मगर तब कोई बाइंग नहीं करता, वो हमने देख लिया। इसलिए हम बोलते हैं असेट एलोकेटर और बैलेंस एडवांटेज फंड में पैसा लगाएं। Over to you, Ban.